नमस्कार। आज की क्लास में हम राज्य के स्वरूप का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होता है, राज्य क्या काम करता है। इसके बारे में मार्क्सवादी धारणा क्या कहती है, उसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में मार्क्सवाद क्या कहता है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व मार्क्सवाद में फ्रेडरिक एंजल्स नाम का स्कॉलर करता है। एंजल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इसके अंतर्गत ये अपने विचार व्यक्त करता है राज्य की उत्पत्ति के संबंधित। तो राज्य की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में, तो ये हम मानकर चलते हैं कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। इट इज़ नॉट ए नेचुरल इंस्टीट्यूट जो सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। इसके विपरीत मार्क्सवाद कहता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसकी उत्पत्ति एक विशेष परिस्थिति में हुई है, और वो विशेष परिस्थिति क्या है? धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए इसको एक बल प्रयोग के साधन के रूप में राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब हम अगर देखें राज्य की स्वरूप से संबंधित मार्क्सवाद का सिद्धांत, तो ये बात मानकर चलता है कि राज्य न तो प्राकृतिक संस्था है और न ही एक नैतिक संस्था है। ऐसा कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है राज्य कि ये शुरुआत से चली आ रही है जब से मानव समुदाय अस्तित्व में आया है, और न ही कोई ये नैतिक संस्था है, ना ही लोगों का उत्थान करने वाली संस्था है। जैसा कि आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि एक नैतिक संस्था है, बल्कि मार्क्सवाद कहता है कि राज्य एक कृत्रिम उपकरण मात्र है। स्टेट इज एन आर्टिफिशियल टूल्स, जो एक कृत्रिम टूल है, अर्थात एक उपकरण है जो न जन साधारण की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है और न ही उनके हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। ये मार्क्सवाद नहीं मानता। उदारवादी ये मानता है कि राज्य एक जन साधारण की इच्छा की अभिव्यक्ति का और उनके परस्पर हितों में सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। मार्क्स कहता है कि राज्य उस समय अस्तित्व में आया है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के आधार पर समाज दो परस्पर विरोधी वर्ग, धनवान और निर्धन वर्गों में बंट जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो जो वर्ग होता है उत्पादन के प्रमुख साधनों का स्वामी होता है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, उत्पादन के प्रमुख साधन के मालिक होता है, पूंजीपति होता है, वो क्या करता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजनीतिक शक्ति से ताना बाना बुन लेता है, अर्थात उसको अपने हाथ में ले लेता है, और वही अंत में राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और वो राजनीतिक शक्ति का ताना बाना कैसे बुन लेता है कि राज्य उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है ओनली पूंजीपतियों के, और वो अपने हिसाब से पॉलिसीज और डिसीजन लेते हैं जो उनके फायदे के लिए हो, और निर्धन वर्गों को उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो मार्क्सवाद यही बात कहता है कि राज्य एक कृत्रिम उपकरण है जो पूंजीपति वर्गों के हितों का पूर्ति मात्र करता है। अब है कि इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता क्या है, कि राज्य से संबंधित ये सिद्धांत क्या क्या प्रमुख मान्यता लेके चलता है। पहली मान्यता इसकी यह है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का एक उपकरण है। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। इसे हम राज्य का वर्गवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। मार्क्सवाद को राज्य का वर्ग सिद्धांत भी बोलते हैं। ये कहता है कि प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण कैसे है। ये कहता है कि राजनीतिक शक्ति होती है वो आर्थिक शक्तियों के हाथों की कठपुतली मात्र है। मुख्य ताकत है अर्थव्यवस्था, आर्थिक शक्ति, जो राजनीतिक शक्ति को अपने इशारों पर नचाती है। तो आर्थिक
शक्ति से संपन्न वर्ग अर्थात धनवान वर्ग ही राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली वर्ग बन जाता है और निर्धन वर्ग पराधीन वर्ग बन जाता है, डोमिनेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। तो इस तरह क्या होता है, राज्य समाज की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वह समाज पर ऊपर से थोपी गई चीज है। राज्य पूरे समाज के हित को पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह केवल धनवान वर्ग के उपकरण है, तो वह उसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने वाले काम करेगा और निर्धन वर्ग के शोषण वाले काम करेगा। दूसरी बात ये इसी में कहते हैं प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण किस प्रकार है। वो कहता है कि राज्य का वर्ग सिद्धांत होता है वो समाज और राज्य में अंतर स्पष्ट करता है और ये मानता है कि समाज एक प्राकृतिक संस्था है जो कि सदियों से चली आ रही है, परंतु राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण संपत्ति के उदय के बाद हुआ या बाद में हुआ, और उसका निर्माण, राज्य का निर्माण संपूर्ण समाज ने नहीं किया है, बल्कि धनवान वर्गों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए किया है। तो किसी भी युग में और किसी भी देश में राज्य जो अधिकार स्थापित करता है वो केवल मात्र प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार ही होते हैं, उसमें चाहे जनसाधारण की स्वतंत्रता और समानता का कितना ही बड़ा दावा क्यों नहीं किया गया, रियलिटी में वो सिर्फ प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण मात्र होता है और उनके हितों की साधन मात्र होता है। जनसाधारण की इच्छा का कोई उसमें स्थान नहीं और ना उनका कल्याण की बात की जाती है, ऐसा मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है। दूसरी इसकी प्रमुख मान्यता यह है कि राज्य पराधीन वर्ग के शोषण का साधन है। स्टेट इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द डिपेंडेंट क्लास, पराधीन वर्ग अर्थात निर्धन वर्ग। मार्क्स क्या कहता है कि प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथों की कठपुतली है राज्य, तो और वो इसी वर्ग के हितों को बढ़ाने के लिए काम करता है, प्रभुत्वशाली वर्ग के ही अर्थात पूंजीपति धनवान लोगों के हितों को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो अगर एक वर्ग के हितों को बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरे का शोषण जरूरी हो जाता है। मार्क्स कहता है कि एक का विकास दूसरे के शोषण के आधार पर ही किया जा सकता है, तो पूंजीपति वर्ग अपना विकास निर्धन लोगों के शोषण करके ही कर सकते हैं। तो राज्य की नींव नैतिकता या न्याय पर नहीं टिकी है, बल्कि सामाजिक अन्याय पर टिकी हुई है। सामाजिक अन्याय पर किस प्रकार, क्योंकि ये निर्धन वर्गों के शोषण करके ही स्थापित हुआ है और पूंजीपति वर्ग के हितों की पूर्ति का साधन मात्र है। तो राज्य परस्पर विरोधी वर्गों में, जो कि उदारवाद कहता है कि विरोधी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने वाला उपकरण है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य परस्पर विरोधी वर्गों के संघर्ष का समाधान नहीं कर सकता, बल्कि वे प्रभुत्वशाली वर्ग के हित में इस संघर्ष को दबा देता है और शासितों की सहमति की भ्रांति पैदा करने के लिए और अपने अस्तित्व को नैतिक दृष्टि से उचित ठहराने के लिए विचारधारा की शक्ति का प्रयोग करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तकों में आप लिख सकते हो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखी गई थी, उसमें लिखा है कि अगर सही सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए और दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। 20वीं शताब्दी में इसका प्रमुख सिद्धांतकार था लेनिन, वाई लेनिन, जो कि रूस का प्रथम राष्ट्रपति भी था मॉडर्न सोवियत संघ का। उसने भी राज्य के वर्ग चित्र पर अपनी दृष्टि डाली है और उसके अनुसार वो कहता है कि राज्य शासक वर्ग के हित में शासित वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है। शासित अर्थात जनता और शासक जो पूंजीपति वर्ग है। तो अपने निहित स्वार्थ के कारण शासक वर्ग राज्य की शक्ति को कायम करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार ये पराधीन वर्ग के शोषण का उपकरण मात्र है। मार्क्स कहता है कि ये जो राज्य का स्वरूप है, प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण और पराधीन का शोषण, ये शोषणकारी स्वरूप इतिहास के प्रारंभ से ही चला आ रहा है, परंतु पूंजीवादी युग में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अब ये इतना सक्षम हो गया कि वो निर्धन वर्ग अपना शक्तिशाली संगठन बनाकर अगर क्रांति कर दे और धनवान उनको सत्ता से हटा दे और स्वयं सत्ता संभाल ले, तब सर्वहारा वर्ग सत्ता संभाल लेगा।
क्रांति का रास्ता भी बताता है कि इसको अंत कैसे करना है, ये भी मार्क्स इसका पूरा बताता है। तो इस प्रकार, और बाद में क्रांति के द्वारा सत्ता अगर सर्वहारा वर्ग संभाल लेगा तो वो उत्पादन के प्रमुख साधनों का समाजीकरण भी कर देगा और उत्पादन के प्रमुख साधनों को समाज के हित में सौंप देगा। तो इसमें किसी का निहित स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा, तो एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो सकेगी। कोई वर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि उत्पादन के सारे साधन किसी वर्ग विशेष के हित में न रहकर राज्य के कंट्रोल में आ जाएंगे और एक वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। वर्ग विहीन समाज के बाद अगर किसी के शोषण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स तो ये कहता है कि राज्य शोषण का यंत्र मात्र है, तो शोषण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो राज्य भी खत्म हो जाएगा, तो वो राज्य विहीन समाज का भी स्थापना हो जाएगी, स्टेटलेस सोसाइटी। और इस स्टेटलेस सोसाइटी में प्रशासन का कार्य संभालने वाले लोग संपूर्ण समाज के हितों का ध्यान रखेंगे। ये मार्क्सवाद मुख्य राज्य के स्वरूप के बारे में लेके चलता है बात। अब अगर हम इसकी क्रिटिसाइज करें तो हम देख सकते हैं कि मार्क्स ने सही कहा है कि इतिहास की यात्रा को निर्धारित करने में आर्थिक शक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है, और ये भी उसने सही है कि शासक वर्ग आर्थिक शक्तियों का स्वामी होता है और अपना हित साधन के लिए जनसाधन का दमन और उत्पीड़न करता है। परंतु अगर हम उसको गहराई से देखें तो इसमें एक त्रुटि है कि मार्क्स ने केवल आर्थिक तत्वों को संपूर्ण सामाजिक जीवन की धुरी मान लिया है, और वो आशा करता है कि उत्पादन के साधन का अगर समाजीकरण हो जाएगा तो सब मनुष्य स्वतंत्र और समानता के आधार पर व्यवहार करने लगेंगे और उन पर बाह्य कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। परंतु जैसा कि कुछ समाजवादी देशों में ये व्यवस्था लागू भी हुई थी, जैसे सोवियत संघ है, जनवादी चीन है, पोलैंड इत्यादि में, उनके अनुभव से ये स्थापित से ये दिखा है कि समाजवाद आ जाने के बाद भी राजनीतिक प्रभुत्व के नए रूप विकसित हो जाता है और इस आधार पर नए विशिष्ट वर्ग का उदय हो जाता है। तो इसमें वर्ग विहीन समाज का उदय नहीं होता, बल्कि कठोर श्रेणी तंत्र विकसित हो जाता है, हायरार्की विकसित हो जाती है नीचे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। जैसे साम्यवादी चीन में आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें हायरार्की स्थापित है कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी हायरार्की स्थापित हुई है। वर्ग विहीन समाज तो जरूर बन गया वहाँ, परंतु एक दूसरा नया विशिष्ट वर्ग का उदय हो गया। और इसका वर्णन एक प्रमुख मार्क्सवादी विचारक है मिलोवान जिलास, उसने अपनी एक बुक द न्यू क्लास नवोदित वर्ग में ये तर्क दिया है कि अगर तात्कालिक सोवियत संघ समाजवादी देशों में साम्यवादी दल के अधिकारी इतने पावरफुल हो गए थे, उन्होंने एक नए क्लास का रूप धारण कर लिया और इस नए वर्ग के सदस्य अपने प्रशासनिक एकाधिकार के बल पर ऐसे विशेषाधिकार और आर्थिक वरीयता प्राप्त कर ली कि उनकी जनसाधारण से अलग पहचान बन गई। तो इस तरह समाजवादी देशों ने क्या, जो मार्क्स का सपना था वर्ग विहीन समाज, उसको बहुत पीछे धकेल दिया। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि शक्ति की इसी विषमता के कारण 1991 तक आते आते सोवियत संघ का विघटन हो गया था और बहुत से देशों में समाजवाद का पतन हो गया था। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वहाँ के साम्यवादी दलों ने आम नागरिकों की भावनाओं को कुचलकर ही अपनी अदम्य शक्ति कायम रखी थी। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत की अगर हम थोड़ी क्रिटिसाइज करें तो ये हम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य की कार्य या भूमिका क्या है उसके बारे में, कि राज्य को क्या भूमिका निभानी चाहिए या राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में मार्क्स का सिद्धांत क्या कहता है। इसमें हम राज्य की भूमिका का दो रूप में अध्ययन कर सकते हैं, एक तो पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्था में राज्य की भूमिका, और एक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका। एक तो पूंजीवादी वर्ग, एक दूसरा है कि राज्य मार्क्सवाद स्थापित हो जाता है उसके बाद राज्य की भूमिका क्या है। तो सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका अगर हम देखते हैं तो वह है कि मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसके समाप्त करने की बात करता है, लेकिन इसके साथ ही वह यथार्थवादी भी और इस बात को भी मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में राज्य का अंत संभव नहीं है
पूंजीवाद के अंत के बाद भी उसके कुछ अवशेष बचे रहेंगे, जैसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करनी होगी, अर्थात मजदूर वर्ग की तानाशाही स्थापित करनी होगी। और इस तानाशाही में राज्य की भूमिका की मार्क्स ने कुछ विस्तार के साथ जरूर विवेचना की है। और इस तानाशाही को मार्क्स ने भारी बहुसंख्या की जागृतता तथा स्वतंत्रता की अवस्था कही है, और कहता है कि यही वास्तविक लोकतंत्र है। तो सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य के क्या क्या कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए, इसके बारे में मार्क्स कहता है कि इसमें भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत करने देना चाहिए, और भूमि के समस्त लगान का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा कि इनकम टैक्स इस तरह लगाया जाना चाहिए कि आय के साथ साथ वह भी काफ़ी मात्रा में बढ़ता जाए। उत्तराधिकार की प्रथा समाप्त कर दी जाए, और राज्य की पूंजी से नेशनल बैंक खोलकर उनके लेन देन का कार्य राज्य को अपने हाथों में केंद्रित कर लेना चाहिए, और राज्य पर बैंकों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हो जाना चाहिए। देश छोड़कर भागने वाले पूंजीपतियों और विद्रोही की संपत्ति को राज्य के द्वारा जब्त कर लेना चाहिए। संचार के साधन और यातायात के साधन पर राज्य को पूर्णतः एकाधिकार स्थापित कर लेना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य हो जाना चाहिए, और उद्योग धंधों और विशेषकर खेती में चलाने के लिए लोगों को संगठित करना चाहिए। ये मार्क्स राज्य के कार्य बनाता है। और राज्य को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और बच्चों को कारखानों में काम लेने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई को औद्योगिक उत्पादन के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और उत्पादन के मुख्य साधनों पर राज्य का एकाधिकार करना चाहिए और उनका विस्तार करना चाहिए, जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति समय के साथ मजबूत बन सके। तो इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत में ये राज्य के प्रमुख कार्य थे। कल हमने उदारवादी सिद्धांत पढ़ा, आज हम राज्य के स्वरूप का मार्क्सवादी स्वरूप पढ़ा है। कल हम नेक्स्ट क्लास में 3-4 बाकी स्वरूप बचे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।